सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये जो अभी संघवाद जो पढ़ा रहे थे उसी में भारत में विकेंद्रीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो समझें, हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। वैसे तो अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी विविधताओं से भरे हुए हैं। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया और इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। क्योंकि स्थानीय लोग समझते हैं कि वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं। लोगों को अपने इलाके की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी इससे जो है लोकतंत्र और मजबूत होता है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। शुरू में जब ये व्यवस्था लागू की गई तब ये व्यवस्था थी और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो कोई अपना अधिकार था और ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण केवल नाम मात्र का था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ये व्यवस्था 1992 में की गई। अब इसमें देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं हुई थी। नंबर 1, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना वैधानिक बाध्यता है। यानी नियमित रूप से चुनाव कराए जाएंगे स्थानीय स्वशासन के लिए। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। तीसरा, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन भी किया गया है। अगला, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय व्यवस्था को पंचायती राज, यानी जो गांव की स्थानीय शासन व्यवस्था है उसका नाम है पंचायती राज,
और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। किसके? ग्राम सभा के। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करानी होती है। अगला, स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक, यानी लोकसभा के सांसद और विधानसभा से विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं और शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे 2 पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। ऐसे पदाधिकारी को 2 नहीं, एक ही होता है वो। स्थानीय सरकारों की यह नीति व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।